हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो है आपका टॉपिक एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, दिस इज द टॉपिक। हम इसके बारे में क्या पढ़ने वाले हैं पहले आपको थोड़ा सा बता दूं। बेटा हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक रेडियाई क्या है, हम इसे कैसे मेज़र करते हैं, और एटॉमिक रेडियाई कितने टाइप की होती है, और इसका पीरियोडिक टेबल में कैसे वेरिएशन शो करती है। समझ वाली बात। तो एटॉमिक रेडियाई क्या है, एटॉमिक रेडियस क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस क्या है। तो एटॉमिक रेडियस क्या है बेटा, देखो अगर मैं बात करता हूँ किसी भी एटम को, तो एटम को हम मानते हैं कि एटम जो है स्फेरिकल इन शेप है और बीच में इसके एक न्यूक्लियस है जो इसके सेंटर में है। तो हम कहते हैं कि सेंटर, न्यूक्लियस से सेंटर से और आउटरमोस्ट सेल के बीच में, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में एक डिस्टेंस होती है। इस डिस्टेंस को हम एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ व्हाट इज एटॉमिक रेडियस, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई या एटॉमिक रेडियस। क्लियर है आपको। तो एटॉमिक रेडियस को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो इसे मैं कैसे डिफाइन करूंगा। इट इज द distance between the nucleus and outermost electron of the atom. Clear? The distance between nucleus and outermost electron of the atom is known as, क्या कहते हैं उसे हम बेटा, उसे हम कहते हैं एटॉमिक रेडियस ऑफ द एटम। तो एटॉमिक रेडियस को आप सिंपली बात कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि एटॉमिक रेडियस कितने टाइप की होती है। बेटा हमारे पास जो एटम्स होते हैं, हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले आपको बता दूं, किसी भी एक सिंगल एटम की एटॉमिक रेडियस हम मेजर नहीं कर सकते। क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी एक सिंगल एटम की एटॉमिक रेडियस को हम मेजर नहीं कर सकते। तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, हम किसी भी एटम, किसी भी एलिमेंट के दो नेबरिंग एटम लेते हैं और उन दोनों के बीच की न्यूक्लियस की डिस्टेंस को मेज़र कर लेते हैं, और उसे मेज़र करने के बाद उसका हाफ कर लेते हैं, तो हमें एक एटम की रेडियस मिल जाती है। समझ में आ रही बात। तो रेडियस को आप कैसे मेज़र करते हो, समझ में आ रही बात। कैसे कि आप दो नेबरिंग एटम्स की एक साथ उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करते हो, और न्यूक्लियस को डिस्टेंस के मेज़र करने के बाद उसे उसका हाफ कर लेते हो। तो हाउ टू मेजर की बात कर लेते हैं। तो एटॉमिक रेडियस को आप कैसे मेजर करते हो। तो इट इज मेजर्ड एज measure the distance of two neighboring atoms नेबरिंग न्यूक्लियस के लेते हैं, नेबरिंग न्यूक्लियस ऑफ टू एटम्स
एंड सॉरी देन हाफ ऑफ इट, इसका हाफ कर लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, एटॉमिक रेडियाई मिल जाती है। समझ में आई बात आपको। और यही फॉर्मूला हम हर तरह की एटॉमिक रेडियाई को मेजर करने में करते हैं। अब बात करते हैं बेटा हम टाइप्स ऑफ रेडियस की। किसकी बात करते हैं, टाइप्स ऑफ रेडियस की। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई के टाइप्स। सबसे पहले जो रेडियाई होती है बेटा आपकी वो होती है क्रिस्टल रेडियस, या कह लीजिए मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस या फिर क्रिस्टल रेडियस। क्रिस्टल रेडियस या फिर मेटेलिक रेडियस के बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो क्रिस्टल रेडियस, मेटेलिक रेडियस जो टर्म आ रही है ये कहां से आती है, ये मेटल से आती है। समझ वाली बात। यानी जब मेटल में बिल्कुल पास पास क्लोजली पैक्ड दो एलिमेंट्स होते हैं, दो एटम्स होते हैं, और उन दोनों एटम के न्यूक्लियस की डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं तो हमें मेटेलिक रेडियस मिलती है। तो कैसे डिफाइन करोगे आप, इट इज द half of the distance, it is the half of the distance between the centers of the nuclei of two adjacent atoms, of two adjacent atoms in a metallic crystal। समझ वाली बात आपको। इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स इन अ मेटेलिक रेडियस। तो बेटा आपको ये चीज याद रखनी है। अब देखो जब हम बात करते हैं कि मेटल्स की, तो मेटल में जो हमारे मेटल के एटम्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। यस। अब इन दोनों इनमें के बीच में एक एक न्यूक्लियस भी होता है, तो इनके बीच की जो डिफरेंस का हाफ होगा, उससे यहाँ तक का जो पोर्शन होगा उसे हम मेटेलिक रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेटेलिक रेडियस। क्लियर है। तो मेटेलिक रेडियस क्या है, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ टू एडजेसेंट एटम्स इन ए मेटेलिक क्रिस्टल्स। अब किसी भी मेटल की जो कह लीजिए एटॉमिक रेडियस जो आप मेजर करोगे तो वो इस तरीके से करोगे। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करते हो तो सोडियम के केस में जो सोडियम के दो एटम हैं, इनके बीच के जो न्यूक्लियस हैं उनके बीच का डिफरेंस जो होता है 3.72 एंगस्ट्रॉन होता है। अगर आपको सोडियम की रेडियस निकालनी है, रेडियस ऑफ सोडियम निकालनी है, तो वो क्या हो 3.72 अपॉन 2 करना होगा, तो 1.86 आ जाएगा। तो सोडियम की रेडियस जो होती है, एटॉमिक रेडियस होती है, वो 1.86 होती है। समझ में आ रही बात बेटा। सेकंड वन, अगर हम बात करते हैं सेकंड की, सेकंड रेडियस होती है कोवेलेंट रेडियस। कौन सी बेटा, कोवेलेंस रेडियस। तो कोवेलेंट रेडियस क्या है, कोवेलेंट यहां पर दो एटम जो होते हैं कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से। कैसे क्या होता है, कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, वो एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं, और उन दोनों के बीच के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ को हम कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। समझ वाली बात आपको। कैसे, इट इज द हाफ of the distance
between the centers of nuclei of two covalently bonded atoms. समझ में आ रहा था? It is the half of the distance between the centers of nuclei of two covalently bonded atoms. covalently bonded atoms के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट रेडियाई बोलेंगे. कैसे भाई? अब क्या होता है कि जो आपके कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स होते हैं वो सटे हुए नहीं होते बल्कि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होते हैं. क्या कर रहे होते हैं? ओवरलैप, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं. यहाँ से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो अगर हम देखते हैं उनके बीच की डिस्टेंस के हाफ को, जो हाफ होगा उसे हम कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे. क्लियर है बेटा आपको? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 1.32 एंगस्ट्रॉम होती है. तो इसका जो हाफ होगा यानी 0.66 एंगस्ट्रॉम जो होगा वो ऑक्सीजन की रेडियस होगी. कितनी रेडियस होगी ऑक्सीजन की? 0.66 एंगस्ट्रॉम. एंड द थर्ड वन, अगर मैं थर्ड एटॉमिक रेडियस की बात करता हूँ तो थर्ड है वंडर वाल्स रेडियस. क्या है बेटा? वंडर वाल्स रेडियस. ये रेडियस आपको इंपॉर्टेंटली अलग से पढ़नी होगी, ध्यान रखिएगा वंडर वाल्स के बारे में. ये नाम आपको बहुत जगह दिखाई देगा. आप इसे डिफाइन कैसे करोगे पहले देख लेते हैं. इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन two atoms of the same substance at their closest approach. क्या कह रहा है कि जब दो एलिमेंट्स, जो कोई मॉलिक्यूल आ रहा है, मान लो एक मॉलिक्यूल है, मैं H2 मॉलिक्यूल के बारे में बात करता हूँ, तो H2 मॉलिक्यूल जो है इस तरह से होगा. यस. और इसके सेंटर्स के बीच की दूरी होगी, क्योंकि हाइड्रोजन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो ये कोवेलेंट रेडियस शो करेगा. लेकिन अगर मैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहा हूँ और इसके दो और मॉलिक्यूल ले रहा हूँ और ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के बहुत पास पास है, यहाँ पर एक ही एलिमेंट के दो एटम हैं और एक क्लोजेस्ट अप्रोच है, यानी सबसे नज़दीक की पोजीशन है इनकी, तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस का हाफ होगा उससे हम बोलते हैं वंडर वाल्स रेडियस. समझ में आ रही बात आपको क्या बोलते हैं? तो वंडर वाल्स रेडियस एक्चुअल में दो मॉलिक्यूल के जो एटम्स होंगे उनकी जब वो सबसे नज़दीक होंगे एक दूसरे के, तो उस टाइम पर जो उनके बीच की डिस्टेंस का हाफ होगा उसे हम वंडर वाल्स रेडियस बोलते हैं. समझ में आ रही बात बेटा आपको? तो जब मैं बात करता हूं रेडियस की, तो हमने तीन तरह की रेडियस पढ़ी है, मेटालिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस एंड वंडर वाल्स रेडियस. बेटा मेटालिक रेडियस को आप एटॉमिक रेडियस भी बोल सकते हो, क्योंकि वो प्योरेस्ट फॉर्म में एटम की रेडियस होती है. तो आपको एक चीज याद रखनी है, जब मैं उनके ऑर्डर की बात करता हूं, जब मैं उनके ऑर्डर के बारे में बात करता हूं, तो वंडर वाल्स रेडियस जो होंगी वो सबसे बड़ी होती है. आपको दिखाई दे रहा होगा वंडर वाल्स रेडियस जो होगी वो सबसे ज़्यादा बड़ी होगी. उसके बाद एटॉमिक रेडियस या कह लीजिए मेटालिक रेडियस होती है. किसी भी एटम की अगर हम एक ही एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं और उसके बाद उसकी कोवेलेंट रेडियस होगी, तो कोवेलेंट रेडियस जो होती है वो सबसे
साइज में सबसे छोटी होती है। क्लियर है? कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटी और वान डेर वाल्स रेडियस किसी भी एलिमेंट की सबसे बड़ी रेडियस हो सकती है। इट इज गॉट। तो आपको आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अब हम बात करते हैं, मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया था। लास्ट पॉइंट क्या बताया था? ट्रेंड्स की बात करते हैं। वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडिया इन पीरियोडिक टेबल। क्या टॉपिक है अब हमारा? वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन। तो बेटा वेरिएशन की जब हम बात करते हैं, वेरिएशन की जब हम बात करते हैं किसी भी एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल में या किसी भी प्रॉपर्टी के पीरियोडिक टेबल में, जब हम वेरिएशन की बात करते हैं तो हम उन्हें दो तरीके से अप्रोच करते हैं। हमारी फर्स्ट अप्रोच होगी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं या फिर हम बात करते हैं वेरिएशन इन ए पीरियड, अक्रॉस द पीरियड, वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जो चीज़ है बेटा, आपको हम कहते हैं कि जब एलिमेंट्स का एटम, जो हम कहते हैं एग्जाम्पल लेते हैं और उसे अच्छे से समझ लेते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। तो ये अक्रॉस द पीरियड है, लेफ्ट राइट हम मूव कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है? तो लेफ्ट राइट जब बेटा हम मूव कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि हमारा एक एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। यस, एक एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने का मतलब है उसमें एक प्रोटॉन फालतू आना, एक न्यूक्लियस चार्ज का इंक्रीज होना। नंबर ऑफ शेल सेम है, न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज हो रहा है। तो अट्रैक्शन बिटवीन फोर्स, जो न्यूक्लियस है और आउटरमोस्ट शेल है, आउटरमोस्ट शेल और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इंक्रीज हो रहा है। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? समझ में आ रही बात? तो इफेक्ट क्या पड़ेगा वो देख लेते हैं। पहले आप इसे लिख लेते हैं। हम कहेंगे ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट atomic number increase of elements while their number of shell will be same, because they belong to same period। वे सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनका जो शेल होगा, वैलेंस शेल जो होगी वो सेम होगी, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स increase as atomic number increase, so the number of protons in nucleus also increase। yes, and positive charge in nucleus will increase, so the attraction force between
nucleus and valence shell also increase. अब इफेक्ट क्या होगा? इफेक्ट होगा न्यूक्लियस more strongly hold the valence shell and pull towards it. As a result, atomic size डिक्रीज. इसका मतलब क्या हो? लेफ्ट राइट मूव करने पर एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है. एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है एलिमेंट्स का, तो उनका जो वैलेंस शेल है वो तो सेम रहने वाली है. तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो उनमें प्रोटॉन इंक्रीज होंगे. प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा. पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इंक्रीज होगा. अब वो इंक्रीज होगा तो क्या होगा बेटा? न्यूक्लियस उसे मोर स्ट्रांगली होल्ड करेगा वैलेंस शेल को और उसे अपनी तरफ खींचेगा, जिससे क्या होगा कि एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाएगा. इसका देखो, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है और ये वैलेंस शेल है, ठीक है, किसी भी एटम की. तो अगर हम बात करते हैं इसमें, मान लो लिथियम के केस में 3 प्रोटॉन थे. 3 प्रोटॉन थे तो 3 ही इलेक्ट्रॉन थे. लेकिन जैसे बेरिलियम आएगा 4 प्रोटॉन हो गए. अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, न्यूक्लियस भी ज़्यादा और वहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया. तो क्या होगा? उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा. यानी पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, तो क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स इतना ही ज़्यादा हो जाएगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होगा. क्लियर है बेटा? तो एटॉमिक साइज श्रिंक होता चला जाएगा. दैट मीन्स लेफ्ट राइट मूव करने पर बेटा आपको याद रखना है हमेशा एटॉमिक नंबर, न्यूक्लियस चार्ज. क्या हम कह सकते हैं? ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियस चार्ज is the effective property. क्लियर है? यानी कि आपको हमेशा न्यूक्लियस चार्ज कंसीडर करना है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट. अब जब हम पीरियोडिक ट्रेंड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम लेफ्ट टू राइट के बाद अप टू डाउन भी करेंगे. क्या करेंगे? अप टू डाउन, या कह लीजिए अक्रॉस द ग्रुप. across the group. यानी आप एक ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं. एग्जाम्पल की फॉर्म में ले लीजिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम. अगर आप देखते हो कि एक ग्रुप में क्या इंक्रीज हो रहा है, ये सेकंड शेल से बिलोंग करता है, थर्ड से, पोटेशियम 4th से बिलोंग करता है, रुबिडियम 5th से, सीजियम 6th से और फ्रेंशियम 7th से बिलोंग करता है. तो अप टू डाउन मूव करने पर नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहा है. ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर जो होगा, इफेक्टिव कैरेक्टर जो होगा, वो आपका नंबर ऑफ शेल होगा. तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने पर एटॉमिक साइज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है. तो हम कह सकते हैं on moving up to down, the number of shell increase, so the attraction force between nucleus and valence electron
is decrease. Hence atomic size increase. तो अप डाउन जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब क्या है, लिथियम सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा सोडियम होगा, उससे बड़ा पोटेशियम होगा, देन रुबिडियम होगा, देन सीजियम होगा, देन फ्रेंशियम होगा। तो अप डाउन जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्लियर है? तो आज के लिए इतना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।